जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी तैयारी 4.0 का एक सेशन और आगे की ओर बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो साइंस में आपका बायोलॉजी का क्लास होगा जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोग केमिस्ट्री का टॉपिक सोमवार से लेकर के मंगलवार तक पढ़े और हम लोग अगले दिन जो है और बुधवार और आपका गुरुवार, ये 2 दिन जो है आपका बायोलॉजी का क्लास होगा। बाकी शुक्रवार और शनिवार इस दिन हम लोग फिजिक्स के टॉपिक को समझेंगे। तो आज आप लोग ध्यान से समझिए ब्लड के बारे में। यदि इससे पहले आपको ब्लड के बारे में एक भी नॉलेज नहीं था तो आज आप लोग देखेंगे कि ब्लड के बारे में आप पूरी तरीके से जान जाएंगे और यहाँ से आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। बस आप प्रारंभ से लेकर अंत तक देखिएगा और यहाँ से आपका टॉपिक एग्जाम में अब कभी भी छूटने वाला नहीं है। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। देखिए ये तो आपका बीपीएससी तैयारी 4 पॉइंट के लिए जरूरी तो है ही, लेकिन जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी का हो, टेक्नीशियन का हो या एनटीपीसी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको बायोलॉजी से ये टॉपिक बहुत ही आवश्यक होगा। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। आप लोग ध्यान से समझिएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपको धीरे से ही सही बल्कि आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए हम लोग का टॉपिक है आज क्या, ब्लड। देखिए ब्लड के बारे में हम लोग बात करें तो ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो खून। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रुधिर भी बोलते हैं। देखिए ब्लड को हम लोग इतना नाम से जानते हैं। ब्लड को रक्त भी बोलते हैं, खून भी बोलते हैं और रुधिर भी बोलते हैं। देखिए रक्त का अध्ययन जो कहलाता है, रक्त का अध्ययन जो होगा वो हम लोग क्या बोलेंगे, तो सेरोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या बोलेंगे, सेरोलॉजी, या नहीं तो हेमेटोलॉजी। क्या बोलेंगे, हेमेटोलॉजी। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाता है। तो ब्लड के बारे में हम लोग और बात करें तो देखिए ब्लड जो आपका होता है ना, ये ब्लड क्या है, तो एक कोलाइडी विलियन की तरह होता है। किस तरह का होता है, तो कोलाइडी विलियन। देखिए कोलाइडी विलियन क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए यदि आप किसी भी विलियन को देखें तो इस विलियन में यदि आप विलेय के कण डालते हैं तो विलेय का कण इसमें आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ठीक उसी तरीके से जब आप ब्लड को देखेंगे तो ब्लड क्या होगा, उस ब्लड को आप हाथ में थोड़ा सा लेकर के देखने के बाद क्या होगा कि ब्लड में कुछ ऐसे कण दिखेंगे जो कि आपको चमकता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए हम लोग ब्लड को क्या बोलते हैं कि ब्लड क्या है, एक कोलाइडी विलियन है। ठीक है, और दूसरी बात करें तो ब्लड क्या है, तो एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक का मतलब ये हुआ, ये तरल है, कहने का मतलब ये क्या है, लिक्विड है। और संयोजी उत्तक है यानी कनेक्टिव टिश्यू है ये। ठीक है, जो एक दूसरे से बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, इसीलिए इसको हम लोग कनेक्टिंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इतना पहले आप लोग दिमाग में ला लीजिए, रक्त का अध्ययन सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाता है। ब्लड किस प्रकार का विलियन है, तो एक कोलाइडी विलियन है। कोलाइडी विलियन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ब्लड के अंदर कुछ छोटे छोटे कॉर्पिस्कल्स जो होते हैं ना, वो उसके अंदर चमकता हुआ नजर आता है। अतः ये एक विलियन के रूप में है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाइडी विलियन बोलते हैं। अगला पॉइंट है क्या, कि ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, ब्लड तरल है अर्थात द्रव रूप में पाई जाती है और ये बॉडी से कनेक्ट करके जो रखती है, इसीलिए हम लोग तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। ठीक है, देखिए ब्लड क्या है कि इसका जो पीएच मान होता है रक्त का, वो कितना होता है, 7.4। कहने का मतलब जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो कैसा होता है, तो क्षारीय। और ये विलियन के रूप में है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि रक्त क्या है, एक क्षारीय विलियन है जिसका पीएच मान कितना होता है, 7.4। देखिए ये भी आपको एग्जाम में कई बार पूछा है, ब्लड किस प्रकार का उत्तक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है और कैसे
कैसा विलियन है, तो कोलाइडी विलियन है। और रक्त का अध्ययन सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी कहलाता है। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ब्लड जो होता है ना, ये मेल के शरीर में कितना होता है, तो 5.4 लीटर, जबकि फीमेल के शरीर में ब्लड की मात्रा कितनी होती है, 5 लीटर होती है। कितनी होती है, 5 लीटर। यहाँ आपको लिखना है 5.5, 5.5 लीटर होगा ये, ठीक है। मेल में कितने होते हैं, 5.5, जबकि फीमेल में ब्लड की मात्रा कितनी होती है, तो केवल 5 लीटर होता है। यानी पुरुषों से क्या होता है, आधा लीटर ब्लड महिलाओं में कम होती है। इसका वजह क्या है, तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि इसके अंदर जो होता है ना, महिलाओं के शरीर में मासिक चक्र प्रत्येक माह चलते रहता है, ठीक है। जिसके कारण मासिक चक्र के कारण प्रत्येक माह उनके शरीर से ब्लड क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जिसके कारण उनके शरीर में ब्लड की क्या होती है, कमी हो जाती है, ठीक है। इसलिए मेल के शरीर में 5.5 लीटर, जबकि फीमेल में कितना होता है, 5 लीटर होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि शरीर के अंदर ब्लड जो होते हैं ना, कि इसका निर्माण कहाँ होता है, ठीक है। ब्लड का निर्माण जो है शरीर के अंदर कहाँ होता है, तो इनको आप लोग समझिए। देखिए शरीर में ब्लड का निर्माण 2 जगह होता है, एक होता है लीवर में, ठीक है, और दूसरा आपका कौन होता है, तो बोन मेरो में भी आपका क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है। लेकिन किस अवस्था में ब्लड का निर्माण लीवर यानी यकृत में होता है, और किस अवस्था में ये आपका अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। ये दोनों पार्ट को आप लोग समझिए ध्यान से। देखिए जब कोई शिशु मां के गर्भ में रहता है, ठीक है, शिशु कहाँ रहता है, तो गर्भ में रहता है, तो उस भ्रूण के शरीर में क्या होता है, भ्रूण में ब्लड का जो निर्माण होता है वो आपका कहाँ होता है, तो लीवर के अंदर। देखिए ब्लड जो होता है वो बोन यानी हड्डी के अंदर जो होता है ना, वहां पर ब्लड का निर्माण होता है। लेकिन भ्रूण में ये जो है आपका बोन हड्डी नहीं पाया जाता, जिसके कारण उसके शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में ब्लड का निर्माण होता है। देखिए अस्थि मज्जा में अगर कोई युवा है तो उनके शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होगा, तो वो होगा कौन, तो बोन मेरो में। यानी आप ये देखिए भ्रूण को छोड़कर उनके बाद जो भी अवस्था में ब्लड का निर्माण होगा वो कहाँ होगा, तो बोन मेरो में। जैसे हम लोगों के शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो वो होता है बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। देखिए ये आपको इस तरह से दिखेगा। देखिए ये है हड्डी है आपका, इसके अंदर जो है इसी में ये जो आप देख रहे हैं पीले कलर का, यही आपका क्या, बोन मेरो। इसी के अंदर क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। तो ये रेड कलर का जो दिख रहा है ये आपका हो गया धमनी, और ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो क्या है, सिरा। यानी धमनी और सिरा इनके साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी के अंदर ब्लड का निर्माण होता है। जबकि एक शिशु में भ्रूण में जो होता है ब्लड का निर्माण वो लीवर में होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछे कि भ्रूण में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो ये होता है लीवर में, जबकि इसके बाद भ्रूण को छोड़कर इसमें कहाँ होगा, यानी ये देखिए लगभग कहा जाए कि 5 से ऊपर या 4 से 5 साल के बाद उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ होने लगता है, तो वो आपका हड्डी के अंदर बोन मेरो में प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि भ्रूण में हड्डी होता ही नहीं है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके से शरीर में क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। अब देखिए जब ब्लड का निर्माण शरीर में होता है तो ब्लड स्टॉक कहाँ होता है, वो जमा कहाँ होता है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ब्लड का निर्माण हार्ट में होता है, नहीं, बिल्कुल गलत है। ब्लड का निर्माण जो होता है वो बोन मेरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, और वो जमा जो होता है वो कहाँ होता है, स्प्लीन अर्थात पीलिया के अंदर ब्लड जमा होता है, स्टॉक होता है, जिसे हम लोग ब्लड बैंक के
नाम से भी जानते हैं। तो ब्लड बैंक किसे बोलते हैं? प्लीहा को, और यहाँ में अंग्रेजी में बोलना है तो स्प्लीन के अंदर होता है। हार्ट का क्या काम है कि यह एक केंद्रीय पंप अंग है जो कि ब्लड के ऊपर प्रेशर डाल करके ब्लड को क्या करता है, पूरे शरीर में संचरण करने का काम करवाता है। तो हार्ट ही है जो कि ब्लड पर क्या करती है, प्रेशर डालती है, और इस तरह से ब्लड पूरे शरीर में क्या होता है, परिसंचरण करती है। ठीक है, ना कि वहां ब्लड स्टोर होता है। ठीक है, तो आप लोग इनको याद रखिएगा कि ब्लड बैंक हम लोग किसको बोलेंगे, तो ब्लड बैंक के नाम से हम लोग प्लीहा को बोलेंगे। किसे बोलेंगे, तो प्लीहा, इसे हम लोग एस्प्लीन के नाम से जानते हैं। एस्प्लीन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। देखिए, यही एस्प्लीन है जिसे कि हम लोग रक्त का कब्रगाह भी बोलते हैं। रक्त का कब्रगाह, ठीक है, रक्त का क्या होगा, तो कब्रगाह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कब्रगाह मतलब ये हुआ कि ब्लड की मृत्यु भी कहाँ हो जाती है, तो इसी प्लीहा के अंदर। अब आगे आपको हम बताएंगे कि वो कौन सा ब्लड का पार्ट है जिसकी मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा के अंदर होती है। ठीक है, अभी आप ये जानिए कि ब्लड बैंक किसे बोलते हैं, प्लीहा को बोलते हैं, और ब्लड का ये कब्रगाह जो है ये कौन है, तो ये आपका स्प्लीन ही है, प्लीहा ही है। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे कि इसी को हम लोग कब्रगाह क्यों बोलते हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, ब्लड के लिए सबसे हानिकारक जो होता है वो कौन होता है, तो फैट। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे चीज है जो कि हमारे ब्लड को साइड इफेक्ट डालती है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा कौन है, फैट। ये क्या करता है फैट, ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बनाती है। ठीक है, ये क्या बनाती है, कोलेस्ट्रॉल को बनाती है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को बनाती है कौन, तो फैट। देखिए, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि ये तरल वसा होती है जो कि शरीर में जब अधिक मात्रा में बनने लगता है तो ये क्या करता है कि जिस शिरा से होकर के या जिस धमनी से होकर या जिस रक्त वाहिनी से होकर के ब्लड का संचरण होता है ना, उसी ब्लड के इस रक्त वाहिनी के ऊपर में आकर के इस प्रकार से बैठ जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि इस रक्त वाहिनी का ये पाइप का मुंह जो है ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है। देखिए, यदि इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं है तो ब्लड इसके अंदर आसानी से बह रहा होता है और आसानी से पास हो जाता है, परंतु जब इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो रक्त वाहिनी जो है इसकी मोटाई बढ़ने लगती है, जिसके कारण इसमें अब ब्लड जिस प्रेशर से बह रहा था अब उससे अधिक प्रेशर से इसके अंदर ब्लड क्या होता है, संचरण करने लगती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि शरीर का रक्तदाब, शरीर का क्या होता है, तो रक्तदाब क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। ठीक है, इसीलिए आपको कोलेस्ट्रॉल क्या होनी चाहिए कि एक सही मात्रा में, इससे अधिक मात्रा में होने के बाद शरीर का रक्तदाब क्या होता है, बढ़ने लगता है। और कोलेस्ट्रॉल के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कैसे हुआ, तो फैट की वजह से होता है। ठीक है, इसीलिए फैट की मात्रा को कम करने के लिए तेलीय चीज को कम यूज करना चाहिए। ठीक है, बाजार में बिकने वाले जो कि तेलीय चीज होते उनको नहीं के बराबर यूज करनी चाहिए। ठीक है, इससे शरीर में क्या होती है, फैट की मात्रा बढ़ जाती है। तो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जब इसमें इस तरीके से रक्त वाहिनियां जाम होने लगती है तो यदि यही चीज रक्त वाहिनियां और मोटी होकर के, ठीक है, इसमें रक्त को जाम कर लेती है तो क्या होगा, तो हार्ट अटैक आ सकता है। यदि इसी तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर जो पतली पतली नसें हैं उनके अंदर भी इस तरह की अगर संभावना होने लगे तो वहां क्या होता है कि ब्लड जाना बंद हो जाता है, जिसके वजह से ब्रेन क्या हो जाता है, हेमरेज हो जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए फैट की मात्रा क्या होनी चाहिए, नियंत्रित होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग ब्लड का कार्य देखते हैं, क्या ब्लड का क्या काम है इसके बारे में देखिए। सबसे पहले ब्लड क्या करता है कि शरीर का
ताप नियंत्रित करता है, ठीक है। ये क्या करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो आप सभी लोगों को पता हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तापमान को बनाए रखता है कौन, तो यही ब्लड हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें कि O2 को ले जाता है और CO2 को क्या करता है, बाहर निकालता है, यानी इसका भी क्या करता है, तो परिवहन करता है, अर्थात गैसों का भी क्या करता है, परिवहन करता है कौन, तो ब्लड। ब्लड क्या करता है, ये O2 को ले जाता है और CO2 को फिर वापस ला करके बाहर निकाल देता है। तो ये काम किसका है, तो ब्लड का। इतना ही नहीं, उत्सर्जी पदार्थों का भी ये क्या करता है, उत्सर्जी पदार्थों का ये क्या करता है, तो परिवहन करता है। देखिए शरीर में जो भी अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं इसे क्या करते हैं, ये ले जा करके पीलिया में छोड़ देते हैं कुछ, ठीक है, और कुछ फेफड़ा, ये जो आपका किडनी वगैरह है वहां आकर के अशुद्धियों को क्या करता है, छोड़ देता है, ठीक है, और ब्लड शुद्ध होकर के आगे की ओर बह जाता है। यानी शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थों का भी परिवहन करता है कौन, तो वो है आपका ब्लड। देखिए इसके बाद हम लोग बात करें कि शरीर में जो है आपका पोषक पदार्थ, ठीक है, शरीर में कौन है, पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थों का भी ये क्या करता है, शरीर में परिवहन करता है। तो जो चीज शरीर के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, उसे शरीर के संपूर्ण भाग में पहुंचाने का कार्य भी किसका होता है, तो ब्लड का। तो इनको आप लोग ध्यान से रख लीजिए यार, क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि शरीर का ताप नियंत्रित करता है कौन, तो ब्लड। और रक्त जो है इसका भी काम क्या, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करना, पोषक पदार्थों का परिवहन करना और गैसों का भी क्या करना, परिवहन करना। तो इस तरीके से ब्लड हमारे शरीर के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है और इस तरीके से काम ये करता है। आइए हम लोग आगे समझते हैं कि शरीर में जो होता है ना, कि ब्लड में होता क्या क्या सब चीज है, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए ब्लड के अंदर दो चीज मुख्य रूप से होता है, एक क्या इसमें होता है, एक होता है प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, तो रुधिराणु। एक प्लाज्मा और दूसरा क्या होता है, रुधिराणु। प्लाज्मा क्या होता है, शरीर में ये ब्लड में आपका 55 से लेकर के 60% तक क्या पाया जाता है, प्लाज्मा। बाकी जो भी बचा वो रुधिराणु होता है, ठीक है। और ये जो प्लाज्मा होता है रक्त का कैसा भाग होता है, तरल, यानी ये आपका द्रव भाग है, जबकि रुधिराणु ये कैसा भाग है, तो ठोस भाग है, ठीक है। देखिए प्लाज्मा के अंदर दो तरह का प्रोटीन पाया जाता है। एक प्रोटीन का नाम है क्या, फाइब्रिनोजन। क्या नाम है, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन ये एक हो गया, और दूसरा क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन ये दो प्रोटीन है जो कि किसके अंदर पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है, ये दो प्रोटीन। देखिए जब कभी डॉक्टर लोग आपका ब्लड निकालते होंगे तो वो लोग क्या करते हैं, उस ब्लड में उपस्थित इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन को उस ब्लड से क्या करता है, मशीन के जरिए बाहर निकालता है। जैसे ही फाइब्रिनोजन को बाहर निकालता है तो ब्लड जो है ना पूरा क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, और उस ब्लड का रंग बदल करके क्या हो जाता है, तो हल्के पीले रंग में वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। और जो हल्के पीले रंग में बदल जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो सीरम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी सीरम का जांच करके डॉक्टर बीमारी का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। तो यहां तक आप लोग समझ गए कि ब्लड जो डॉक्टर लोग निकालते हैं तो उससे फाइब्रिनोजन प्रोटीन को बाहर कर देता है और वो पतला हो जाता है और उसका रंग हल्का पीला हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, सीरम। अतः डॉक्टर सीरम का जांच करके बीमारी का क्या करते हैं, पता लगाते हैं, ठीक है। आइए हम लोग रुधिराणु को समझते हैं। देखिए इसमें तीन तरीके का, रुधिराणु में आपका तीन तरीके का ठोस कण पाए जाते हैं। पहला आपका कण क्या होता है, तो पहला कण होता है आपका
आरबीसी, दूसरा कण जो होता है वो क्या होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा कण जो होता है वो क्या होता है तो प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, तीसरा कण क्या है प्लेटलेट्स। ये सभी कण जो है ये आपका देखिए कौन सा भाग है ठोस भाग। आरबीसी भी ठोसीय कण है, डब्ल्यूबीसी ठोस कण है, और प्लेटलेट्स भी क्या है ठोस कण है। देखिए इसका हम लोग टेक्निकल नाम जाने, तो इससे टेक्निकल नाम में हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसे हम लोग टेक्निकल नाम में कहते हैं क्या एरिथ्रोसाइट। क्या बोलेंगे एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, एरिथ्रोसाइट, इसे क्या बोलेंगे एरिथ्रोसाइट। इसे हम लोग क्या बोलेंगे ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, जबकि इसे हम लोग क्या बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। देखो टेक्निकल नाम आरबीसी को हम लोग टेक्निकल नाम में एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, जबकि प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए इसकी संख्या अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो इसका मतलब है कि इसकी आरबीसी की संख्या कितनी है तो 50 लाख होनी चाहिए। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए तो 10,000 होनी चाहिए, और प्लेटलेट्स इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए तो 2 लाख शरीर में रहना आवश्यक है। देखिए आप लोग एक चीज सुने होंगे कि यदि डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्या होने लगती है बढ़ने या घटने लगती है। ठीक है, बढ़ने या क्या होने लगती है तो घटने लगती है, तो इसी से एक बीमारी होता है ल्यूकेमिया नामक कैंसर। ठीक है, ल्यूकेमिया नामक क्या हो जाता है तो कैंसर हो जाता है। इसीलिए डब्ल्यूबीसी की मात्रा हमेशा क्या रहनी चाहिए नियंत्रित रहनी चाहिए। देखिए आरबीसी कितना रहना चाहिए 50 लाख, डब्ल्यूबीसी कितना होना चाहिए 10,000। ठीक है, और प्लेटलेट्स जिसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए 2 लाख। इसमें किसी भी मात्रा के घटने बढ़ने से क्या होता है शारीरिक इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए तो निश्चित रहनी चाहिए। आइए हम लोग आगे और समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि इसका जीवन काल जो होता है आरबीसी का, इसका जीवन काल कितना दिन होता है तो इसका होता है जीवन काल कितना तो 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है 120 दिन, जबकि इसका डब्ल्यूबीसी का हम लोग बात करें तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है इसका 2 से कितना दिन होता है तो 4 दिन होता है, और प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है तो 7 दिन होता है। ये सारे प्रश्न आपको एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग एक बार इसको रिवीजन कर देते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए ब्लड जो होता है उसमें 2 तरह का भाग है, एक तरल भाग है एक ठोस भाग। तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, ठोस भाग को हम लोग रुधिर कहते हैं। तो तरल भाग को प्लाज्मा जिसमें की 2 तरह का प्रोटीन मुख्य रूप से पाया जाता है, एक फाइब्रिनोजन और एक आपका होता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है प्रोथ्रोम्बिन, 2 तरह का प्रोटीन है। अगर फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो ब्लड बहुत पतला हो जाता है, रंग हल्का पीला हो जाता है और वो सीरम कहलाता है। उसी से डॉक्टर लोग बीमारी का पता करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग रुधिर अणु देखते हैं। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें 3 तरह का कण है, एक आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक क्या है प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स, जबकि प्लेटलेट्स उसको हम लोग उसी नाम से जानते हैं। इसका टेक्निकल नाम क्या है तो पहला का आपको देख लीजिए एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, इसे हम लोग टेक्निकल नाम में जानते हैं। आरबीसी की संख्या 50 लाख होनी चाहिए, डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000, जबकि प्लेटलेट शरीर में 2 लाख रहनी चाहिए। इसका जीवन काल की बात करें तो आरबीसी का कण जो जीवित रह सकता है वो कितना दिन तक रह सकता है 7 दिन तक रह सकता है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी की बात करें ये 2 से 4 दिन तक जीवित रह सकता है, और प्लेटलेट्स ये कितना तो 1 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। उसके बाद शरीर में पुनर्निर्माण होना दूसरा शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसकी मृत्यु प्लीहा में हो जाती है, एस्प्लिन सब में। ठीक है, आइए हम लोग आगे की ओर समझते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से शरीर में ब्लड होता है। और हम लोग आगे और बात करें, देखिए मेल के अंदर जो है मेल में क्या होता है और फीमेल में, देखिए मेल के लिए हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है वो कितना होना चाहिए तो 14 ग्राम प्रति डेसी लीटर, जबकि फीमेल में कितनी होनी चाहिए तो 13 ग्राम प्रति डेसी लीटर। इतनी मात्रा
में क्या होनी चाहिए, तो ये आपका क्या, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा, ठीक है, क्या है ये, हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि इसी हीमोग्लोबिन के वजह से ही ब्लड का रंग जो होता है ना वो कैसा होता है, तो लाल आपको दिखाई देता है। तो अब आप बताइए कि यदि जिसमें हीमोग्लोबिन होगा उसका रंग कैसा होगा, तो लाल होगा, ठीक है, जिसमें हीमोग्लोबिन होगा उसका रंग कैसा होगा, तो लाल होगा। देखिए इसमें जो होता है ना आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी वजह से आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। जबकि डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसीलिए इसका रंग लाल ना होकर के कैसा होता है, सफेद रंग का होता है, ठीक है। तो आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी का रंग सफेद होता है, इसलिए इसमें हीमोग्लोबिन पाया नहीं जाता है, ठीक है। आप लोग यहां तक समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट में इसके बारे में एक बगल से हम लोग डिटेल से समझेंगे। आरबीसी का आकार कैसा होता है, इसमें केंद्रक होता है या नहीं होता है, ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ होती है, इन सारी बातों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं, ठीक है। आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी डाउट रह गया हो तो आप लोग अवश्य इसको एक बार पुनः फिर से रीस्टार्ट करके देख लीजिए, ताकि आपको यहां से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।